Hey everyone, I Sumita welcome you all in my channel वैदिक अध्ययन। वैसे आप लोगों को ये बात पता है कि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेसिकली ड्राफ्ट किया गया था 1861 में इंग्लैंड के थ्रू। अब उन लोगों ने क्या किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट बिल बनाया था। उस कॉन्ट्रैक्ट बिल में जनरल प्रोविजंस, आपके जनरल प्रोविजंस हो गए, फिर सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, इंडिमनिटी, गारंटी, एजेंसी, इन सारे चीज़ों को इंक्लूड किया था। और 1872 में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनके तैयार हो गया था, इन फोर्स हो चुका था। 1872 में बेसिकली ये फोर्स में आया था। अब फोर्स में तो ये आ गया था, लेकिन इसको फिर रिवाइज्ड किया गया था 13th लॉ कमीशन के थ्रू। और हमारा उस 13th लॉ कमीशन के थ्रू हमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिला था वो सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि क्या हुआ था कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब तो ये एक साथ था, 1 से लेके 266 के सेक्शंस जो थे उनको एक साथ रखा गया। लेकिन उसके बाद इन सारे सेक्शंस को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 जिसमें आपको स्पेशल जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 जिसमें कि आपको जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 जिसमें आपको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गए और आपका पार्टनरशिप एक्ट हो गया। तो इन चारों चीज़ों में इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया। अब बात करूं मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका बेसिकली कितने फॉर्म्स है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या फॉर्म है, तो मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 फॉर्म्स पे डिपेंड करता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके 3 पिलर है, 3 हिस्से हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। पहला हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हो गया प्रॉमिसरी स्टॉपेज और तीसरा हो गया आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बात करूं अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके 2 पार्टीज होते हैं। वैसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें 2 पार्टीज होते हैं, तो इसमें भी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें भी आपके 2 पार्टीज होते हैं। अब इन दोनों पार्टीज में एक पार्टी हो गई आपकी प्रॉमिसर, दूसरी हो गई होगी आपकी प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है कि मुझे इन शर्तों के अनुसार, ये नियमों के अनुसार ये चीज़ें मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए। तो इन सारे चीज़ों की वो एक लिस्ट बनाता है कि उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको करनी है। अब प्रॉमिसी जो सेकेंड पार्टी है उसके पास किसी भी तरीके की कोई लिबर्टी नहीं होती है। सेकेंड पार्टी के पास सिर्फ इतनी लिबर्टी होती है, या तो वो हाँ बोल सकता है या तो ना बोल सकता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है या तो नहीं कर सकता। यानी द पर्सन कैन गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। दे ओनली हैव दिस 2 काइंड ऑफ ऑप्शन, आइदर दे गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट टू गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज द थिंग कि फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, उसमें बेसिकली एक पार्टी जो है प्रॉमिसर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखता है कि उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जो प्रॉमिसी होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके पास सिर्फ इतना ऑप्शन होता है कि या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर सकता है या तो वो ना कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरे आपके फॉर्म की। तो दूसरा फॉर्म होता है आपका प्रॉमिसरी स्टॉपेल। इस प्रॉमिसरी स्टॉपेल में जो है मैं एक वर्ड बोलूंगी आपका ट्रस्ट। रिलाई ऑन द ट्रस्ट, रिलाई ऑन द पर्सन। मतलब ये कि जो पर्सन है, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन पे सिर्फ ट्रस्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ये कि मैंने एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला आपको मुझे 10,000 रुपये महीने में देने थे। मैंने आपको बोला एक काम करना, अभी 3,000 रुपये रख लो, बाकी के पैसे मैं मंथ के एंड में दे दूंगी। आपने बोला ठीक है, कोई कुछ कंसिडरेशन, इसमें कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि मैं दे रही हूँ, लेकिन इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन, इन रिटर्न समथिंग, आप मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। आपने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये दे देगी। उसके बाद मंथ एंड आता है, मंथ एंड आते आते क्या होता है, मैं मुकर जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं मुझे पैसे देने थे, मुझे नहीं देना, मैं नहीं देने वाली हूँ।
तो ये जो रहता है आपका रिलाय किया आपने, कंसिडरेशन तो हुआ नहीं। और हमारा जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें आपको ऑलरेडी दिया गया है कि विदाउट कंसिडरेशन जो है एग्रीमेंट बन नहीं सकता। तो जब ये बन नहीं सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है कभी भी कन्वर्ट हो नहीं सकता। तो ये हुआ आपका प्रॉमिसरी स्टॉपेज। अब जो तीसरा है वो है आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1,000 रुपये, मैं आपको 5,000 रुपये देने वाली हूँ इस महीने। आप मेरे से खुश होके क्या बोलते हो, ठीक है तुम मुझे 5,000, 1,000, 5,000 जो भी अमाउंट है वो देने वाले हो, तो ठीक है। इन रिटर्न मैं क्या करती हूँ, मैं तुम्हारा कार जो है उसको पेंट कर देती हूँ। तो ये जो हुआ आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक पर्सन जो है वो कुछ कर रहा है दूसरे के लिए, तो दूसरा उस चीज से खुश होके अपने आप कोई एक चीज कर देता है। तो ये हो जाता है आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये हो गया आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अब हम लोग आपको एक चीज बताती हूँ, जब कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, फॉर्मेशन कैसी होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की, किन किन स्टेजों से जाके एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेडी होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड सुनती हूँ ना, तो मुझे एक कोटेशन याद आता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद ही ये कोटेशन हमें समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, सो यहाँ पे जो है दो पर्सन्स है, एक है प्रॉमिसर और दूसरा है प्रॉमिसी। अब जब प्रॉमिसर जो है प्रपोजल देगा, जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं यहाँ पे तो हम बोलते हैं प्रपोजल, और जब इंग्लिश लॉ अप्लाई होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड ऑफर। ठीक है, सो प्रॉमिसर जो है वो देगा आपका प्रपोजल, जो कि डिफाइन किया गया आपका 2A में। 2A में प्रपोजल के साथ जब प्रॉमिसी जो है अपना एक्सेप्टेंस कर लेगा तो वो बन जाएगा आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, जो आपको दिया गया है 2B में। प्रॉमिसर ने क्या दिया, प्रॉमिसर ने प्रपोजल दिया है और प्रॉमिसी ने एक्सेप्ट किया उस चीज को। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिल जाएंगी, तो बन जाएगा आपका प्रॉमिस। अब इस प्रॉमिस के साथ जो कि आपका डिफाइन किया गया है 2C में, कंसिडरेशन मिल जाएगा जो डिफाइन किया गया है 2D में। ठीक है, तो कंसिडरेशन जब मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दिया गया है आपका 2E में। अब इस एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, तब आपका जाके बनेगा इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तब आपका फाइनली बन के तैयार होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब जब मैं बोल रही हूँ प्रॉमिसर है, प्रपोजल दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, इन लीगल टर्म्स के बेसिकली मीनिंग क्या होते हैं, प्रपोजल क्या होते हैं एग्जैक्टली, प्रपोजल मीन्स व्हाट, एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस मीन्स व्हाट। तो चलिए एक एक करके हम डेफिनेशन देखते हैं। ये जो सेक्शन है आपका वो बेसिकली दो चीजें बोल रहा है। जो पर्सन है वो दो चीजों के लिए आपको जो है प्रपोजल देगा, या तो कोई कार्य करने के लिए या एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, यानी किसी कार्य को करने से रोकने के लिए क्या करेगा, वो आपको प्रपोजल देगा। क्यों, इस बात की इच्छा से कि वो आपकी क्या कर पाए, एसेंट ले पाए, यानी कि अनुमति ले पाए। किस चीज की अनुमति, उस कार्य को करने या रोकने के लिए, जिस भी हिसाब से उसने क्या किया, प्रपोजल आपको दिया है, उस चीज की एब्स्टेनेंस, उस चीज को चाहे एब्स्टेनेंस हो, चाहे वो आपका वर्क करने की या ना करने की, यानी टू डू एंड एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, इन दोनों चीजों के लिए जो आपको एक्ट के लिए जो वो आपको प्रपोजल दे रहा है, उस चीज की अनुमति पाने के लिए ऑब्टेनिंग एसेंट फ्रॉम प्रॉमिसी। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन 2A में। अब बात करते हैं कार्य करने की बात, तो समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे अपनी स्कूटी बेचनी है, तो मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी स्कूटी खरीदोगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज की अनुमति दो कि हाँ आप मेरे से स्कूटी को खरीदो, तो आप बोलोगे कि यस मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी। तो ये जो है ये किसी कार्य को करने के लिए। अब कार्य को करने से रोकने के लिए मतलब, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको,
मैं जो हूँ एक किराएदार हूँ, मैं यहाँ पे एक जगह किराए से रह रही हूँ। अब वहाँ पे क्या हुआ है, मेरा एग्रीमेंट जो था वो 3 साल के लिए था। वो एग्रीमेंट जो है ख़त्म हो गया। अब मेरे जो मकान मालिक है उन्होंने बोला घर खाली करने के लिए। मैंने बोला कि मैं तो घर खाली नहीं करने वाली, मैं 3 साल से यहीं रह रही हूँ, मेरा जमा जमाया है, मैं घर खाली नहीं करूँगी, तुमको जो करना है कर लो। मकान मालिक भड़क जाता है, मुझे बोलता है ठीक है तब तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कोर्ट के नाम सुन के मुझे लगता है डर, और मैं ये बोल देती हूँ कि ठीक है मुझे 15 दिन टाइम दीजिए ताकि मैं दूसरा घर ढूंढ पाऊँ, और साथ में मैं आपको 5,000 रुपये भी एक्स्ट्रा दूंगी, आप प्लीज़ कोर्ट ना जाए। यानी मैं ऑफर किस चीज़ के लिए दे रही हूँ, किसी कार्य को करने से रोकने के लिए, एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। तो ये हो जाएगा आपका टू डू एन एक्ट, और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ये हो गया आपका प्रपोजल, जो कि आपको डिफाइन किया गया है 2A में। सेक्शन 2B आपको बोलता है when one person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes promise. This is according to Indian Contract Act 2B. चलिए अब इसको समझते हैं, इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहला बोलता है आपको when one person, यानी एक व्यक्ति जो है, to whom the proposal is made, जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है। यानी जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मेरी स्कूटी खरीदोगे, यानी प्रपोजल किसके लिए बनाया गया है, मैंने किसके लिए प्रपोजल बनाया है, आपके लिए बनाया है। signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। जब मेरी इच्छा क्या थी कि आप जो है अनुमति दो, अपना विलिंगनेस क्या थी कि आप अपना एसेंट दो। तो जब आप अपना एसेंट उस प्रपोजल को दे देंगे, यानी जैसे मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने अपना वो एसेंट जब मुझे दे दिया, तो वो बन जाएगा आपका एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब प्रपोजल इज व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, जब प्रपोजल जो है उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, यानी प्रपोजल है एक्सेप्टेंस है, जब दोनों मिल गए तो बन गया आपका प्रॉमिस। अब इसको और सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, और जो सिंपलेस्ट वे में आपको बोलूं, तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है। अब उस बॉल को एक तरफ से दूसरे तरफ फेंकना है, दूसरे तरफ से पहले साइड फेंकना है आपको। क्लियर? मैं अगर मैं खुद को देती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे अपनी स्कूटी आपको सेल करनी है, मुझे अपना स्कूटी जो है वो आपको बेचनी है, मीन्स मैंने जो प्रपोजल का बॉल जो है वो आपकी तरफ फेंक दिया। अब आप जो है, अगर आपने अपना एसेंट दिया और आप खरीदना चाहते हो उस स्कूटी को, तो अपना एसेंट वाला जो आपका बॉल है वो आप वापस मेरी तरफ फेंकेंगे। जब वो बॉल मेरी तरफ आ जाएगा तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आपका मिल जाएगा और बन जाएगा आपका प्रॉमिस। सी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर एंड द एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। जिस पर्सन ने प्रपोजल बनाया है, मैंने आपको बोला कि आप स्कूटी खरीदोगे, मैंने प्रपोजल आपके लिए बनाया, तो मैं हो गई प्रॉमिसर, और आप जो स्कूटी खरीदने के लिए मैंने आपको प्रपोजल दिया, आप अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप बन जाओगे प्रॉमिसी। ठीक है, तो जो प्रपोजल देगा वो होगा प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा प्रॉमिसी। ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, promisee or any other person has done or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। मतलब क्या, इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। when at the desire of the promiser, किसके डिजायर से, किसकी इच्छा से जो हो रहा है वो किसके डिजायर से हो रहा है? प्रॉमिसर के डिजायर से हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन, या तो प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन से मतलब है थर्ड पार्टी से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, मतलब कि पार्टीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज नहीं है। दो पार्टीज होते हैं, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, तो ये दोनों पार्टीज नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। हैज डन, इसने क्या किया? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन ने क्या किया? कुछ किया। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी या तो कोई कार्य करेगा या कार्य को करने से रोकने के लिए, टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। क्या बोल रहे? फ्रॉम डूइंग एन डन, एब्सटेंस और फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग सम, और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, यानी कि
क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात किया। या तो कार्य को करेगा या कार्य को करने से रोकेगा, या तो कार्य कर चुका है या तो कार्य को रोका जा चुका है, या तो कार्य को किया जा रहा है या तो रोका जा रहा है, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों की बात हो रही है। ठीक है, किस चीज में क्या कर रहा है ये, समथिंग, कुछ कर रहा है। सच एक्ट और एब्सटेंस, यानी सच एक्ट और एब्सेंस, मतलब चाहे वो उस कार्य को जो वो कर रहा है, वो समथिंग जो है वो एक्ट जो है वो करने के लिए या कार्य को करने से रोकने के लिए, इन दोनों चीजों के लिए हो रहा है। तो और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। ये जो समथिंग है, मतलब ये कि ये जो समथिंग है यही आपका कंसिडरेशन हुआ, और ये जो कंसिडरेशन है ये पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, तीनों फॉर्म में आपका हो सकता है। सेक्शन 2E आपका बोलता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस जो है वो सिंगल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, यानी प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया, इसके साथ जब कंसिडरेशन मिल गया तो आपका बन गया एग्रीमेंट ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। 2H जो आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तब वो जाके बनता है कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सिएबल बाय लॉ यानी ऐसी चीजें जो हमें लॉ के थ्रू परमिट की गई है कि उन सारे चीजों में हम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ऐसे हो गए। या फिर मैं आपको सिंपल वे में बोलूँ, जो विधि में दिया गया है, जो आपके विधि अनुसार दिया गया है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं, उस कार्य के लिए अगर आपने एग्रीमेंट किया है दैट मीन्स कि आपका जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो गया दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ओके, बात करूँ अगर मैं एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट तो हम सब, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, हर कोई डेली बेसिस पे एग्रीमेंट कर रहा होता है। चाहे आप अपने फैमिली से कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से कर रहे हो, अपने टीचर्स से कर रहे हो, या फिर आप एज अ एम्प्लॉय कहीं पे कर रहे हो, शॉपकीपर से कर रहे हैं, हर टाइम पे आप कहीं ना कहीं एग्रीमेंट कर रहे होते हो। वैसे एग्रीमेंट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स, एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ, चाहे इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्रीमेंट का मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके के एग्जांपल्स देती हूँ। पहला हो गया आपका सोशल एग्रीमेंट। मान लीजिए मेरी जॉब लगी है, मुझे ट्रीट देना है अपने फ्रेंड्स को, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला एक काम करना, शाम को रेडी रहना, मुझे जो है ट्रीट देना है, मेरी जॉब लगी है। वो लोग एग्री हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका सोशल एग्रीमेंट। अब लेकिन अगर मैं नहीं गई, कुछ रीज़न हो गए, मैं नहीं जा पाई, उनको उस जगह पे मैंने बुलाया तो था लेकिन मैं ही नहीं जा पाई, तो वो मेरे ऊपर किसी तरीके का केस नहीं, हाँ गुस्सा ज़रूर हो सकता है लेकिन किसी तरीके का कोई भी लीगली मुझ पे केस नहीं किया जा सकता। दूसरा हो गया आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट। एक हस्बैंड और वाइफ है, उन लोगों की एनिवर्सरी है। अब हस्बैंड ने अपने वाइफ से ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुमको रात को आऊँगा जब, तो मैं आपको एक डायमंड का रिंग दूंगा या एक गोल्ड का रिंग दूंगा। वाइफ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ रीज़न से ऐसा होता है कि दुकान बंद है, ज्वेलरी शॉप बंद है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो जो गिफ्ट है वो लेकर नहीं आ सकते। तो इस और वाइफ जो है इस चीज़ के लिए लीगली उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, गुस्सा ज़रूर कर सकती है लेकिन हाँ किसी तरीके कोई केस नहीं कर सकती, ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं हो सकता। तीसरा आपका है कमर्शियल एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, विल यू बाय माय हाउस, आपने बोला ओके ठीक है, उसके बाद अगर सारा एग्रीमेंट वगैरह हो गया, उसके बाद जब बेचने की पारी आई तो मैं पीछे हट जाती हूँ। इस चीज़ पे आप मुझे केस कर सकते हो, क्योंकि ये जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। मतलब मैं ये क्लियर कर दूं आपको, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एग्रीमेंट ही होते हैं। बाकी n नंबर्स ऑफ एग्रीमेंट्स यहाँ होते हैं लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकते। सिर्फ और सिर्फ जो कमर्शियल एग्रीमेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज़ को, जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं और कोई चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आज का हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।